Hello everyone, today we are learning class 7's SHT history chapter 2 and this is the part 2 of this chapter. पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि किस तरीके से जब हमारा ऑलमोस्ट 7th सेंचुरी जब आ गई, मतलब यू कैन से 600s जब चल रहे थे, 600 ईयर्स, तब ऑलमोस्ट बहुत बड़े बड़े ऐसे लैंडलॉर्ड्स थे, ऐसे वॉरियर चीफ्स थे यू कैन से, जो कि लड़ते थे लोगों से ज़मीनों के लिए, और जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीनें थीं. उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनको जो लोग किंग्स हुआ करते थे उस टाइम के, क्या करते थे, उनको उनके थोड़े कम उसमें समानता मानते थे. यू कैन से मतलब जैसे कि किंग के अंदर जो काम करेगा, ठीक है, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे और जो आर्मी के कुछ वॉरियर चीफ्स होते थे, ठीक है. तो इस तरीके से हमने ये पढ़ लिया था एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़, कैसे कैसे बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ बनती थी, जो समानतास थे वो कैसे पूरी जो डायनेस्टीज़ हुआ करती थी उनको क्या कर लेते थे, कई बार अपने अंडर कर लेते थे, कह देते थे किंग से कि अब हम आपके अंडर में काम नहीं कर रहे होंगे, अब हमारी खुद की डायनेस्टी है. हमने ये पढ़ लिया था. ओके, देन हमने पढ़ लिया कि प्रशस्तीस क्या होती हैं और लैंड ग्रांट्स क्या होते हैं. लैंड ग्रांट्स होते थे वो सारी चीज़ें जो कि मतलब जो किंग्स ब्राह्मण से खुश होकर उनको दे दिया करते थे एज अ गिफ्ट, ठीक है. बड़े बड़े लैंड्स दे दिया करते थे जिन पे वो कुछ भी करें, मतलब अब उनका लैंड है, वो उसके लैंड पे जितने फ्रूट्स हैं, जितना भी वहाँ पे टैक्स आ रहा है, सब कुछ किसके अंडर चले गया, ब्राह्मण के अंडर चले गया. क्यों चला गया? क्योंकि हमारे जो किंग्स हैं उन्होंने वो सारी चीज़ें ब्राह्मण को दे दिए, ब्राह्मण्स को दे दिए उनके वर्क से खुश होकर. ओके, सो हमने ये पढ़ लिया था और हमने देखा था कि प्रशस्ति जो होती हैं वो होती हैं जो कि मतलब बेसिकली वो होती हैं प्रशस्ति जिसमें जो किंग्स हुआ करते थे वो खुद की इतनी ज़्यादा तारीफ़ें लिखवाया करते थे जिससे हम लोगों को लगे, मतलब जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको लगे कि भाई मतलब किंग्स बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, उनके पास बहुत सारी वेल्थ थी. लेकिन असल में ऐसा ज़्यादातर नहीं था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पोएम्स थी, ऐसी कई पोएम्स ऐसी बनी हुई थी जिससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि वहाँ के कुछ जो किंग्स हैं ना, उनका रूल बिल्कुल भी सही से नहीं हुआ करता था. राइट, तो हमने ये भी पढ़ लिया था. नाउ वी विल रीड के उनका एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब वो उनकी कंट्री को, उनके किंगडम को किस तरीके से चलाया करते थे. ओके, कितना वहाँ पे इक्वालिटी वहाँ पे लोग दो लोगों को दे रहे थे, या फिर किस तरीके से उनके कितना टैक्स ले रहे थे, उस टैक्स से क्या हुआ करता था. राइट, तो अब देखो वी विल रीड अबाउट दैट, पर मैं ब्रीफ दे देती हूँ. देखो जो महाराजा और राजा हुआ करते थे, ये लोग खुद को बहुत बड़े बड़े नामों से पुकारा करते थे, जैसे कि महाराजा जो कि मतलब बहुत बड़े बड़े किंग हैं, या फिर ओवरलॉर्ड ऑफ द अधिराजा, मतलब सारे किंग्स के किंग्स हैं, ठीक है. और क्या बोलते थे, त्रिभुवन चक्रवर्तन, मतलब 3 वर्ल्ड के राजा. मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा खुद को बड़े बड़े नाम दिया करते थे, जिसमें इन सारे क्लेम्स के बाद भी, इन सारे प्रशस्ति में मतलब झूठे क्लेम्स के बाद भी क्या है, इनको खुद को कितने भी नाम्स दे ले, वो क्या है, उनको खुद के जो समानतास हुआ करते थे उनके साथ ही चलना पड़ता था. जो समानतास थे मतलब पूरी किंगडम से ही, पूरा एक किंग जब राज करता था, पूरा किंगडम उसका क्या होता था, सपोर्ट सिस्टम होता था. चाहे वो राजा खुद की कितनी तारीफ़ कर ले, लेकिन बात क्या थी कि जो पूरा किंगडम होता था उससे पूरा सपोर्ट सिस्टम हमारे राजा का चलता था. राइट, पूरा राजा एक अकेला तो नहीं संभाल सकता ना पूरी कंट्री को. ओके, सो लेट्स बिगिन रीडिंग. Many of these new kings adopted high-sounding titles such as Maharaja, Adhiraja, Great King, Overlord of Kings, Tribhuvan Chakravartin, Lord of three Worlds, and so on. However, in spite of such claims, they often shared power with their samantas as well as with associations of peasants, traders and brahmanas. अब देखो क्या है कि ये जो हमारे किंग्स थे उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी टाइटल्स तो गेन कर लिए थे, बड़े बड़े खुद के नाम तो रख लिए, लेकिन उनको इसके बाद भी किसके साथ पावर शेयर करनी पड़ती थी, जो समानतास हुआ करते थे उनके साथ, और जो सारे पीजेंट्स हुआ करते थे उनकी मतलब एसोसिएशन मतलब बहुत सारे पीजेंट्स आ गए, ठीक है, उनका एक हेड बन गया, तो उसका जो हेड होगा उससे उसको पावर की डिमांड करनी पड़ेगी किंग को, ठीक है. तो इन सब के सपोर्ट से ही
पावर चलती थी, वो सॉरी किंग का किंगडम इतना इजीली चल पाता था। किंग अकेले कुछ नहीं कर सकता ठीक है। पीजेंट्स मतलब सारे कैटल कीपर्स और फार्मर्स सब हो गए, ठीक है, और ट्रेडर्स हो गए जो इधर से उधर सामान को ट्रेड क्या करते होंगे उस वक्त, वो हो गए, और ब्राह्मणास हो गए, ठीक है, जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे। इन सब के साथ क्या करनी पड़ती थी, हमारे किंग्स को पावर शेयर करनी पड़ती थी, चाहे वो खुद को कितना ही बड़ा राजा महाराजा का नाम दे या मतलब वो कितना ही क्या कहते हैं पोएम्स लिख लें। ओके, सो दिस इज़ व्हाट दे हैड टू डू, दे हैड टू शेयर देयर पावर विद समांथास, peasants, traders and brahmanas. Okay, brahmins. Okay, in each of these states resources were obtained from producers, that is peasants, cattle keepers, artisans, who were often persuaded or compelled to surrender a part of what they produced. Sometimes these were claimed as rent due to a lord who asserted that he owned the land. Revenue was also collected from the traders. अब क्या है कि जो हमारे सारे जो लोग यू कैन से जो काम करते थे, जो हमारे प्रोड्यूसर्स थे, मतलब जो सारा सामान हुआ करता था, जैसे कि फार्मर्स हैं, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारी क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने क्रॉप प्रोड्यूस करी, उसको काटा, उसको बेचा, ठीक है। अब उस बेचने के अंदर से उन्होंने थोड़ा सा हिस्सा किसको देना पड़ेगा, हमारे राजा को देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा, एज अ टैक्स, ठीक है। तो ये लोग हर चीज़ को क्या नाम देते थे, टैक्स देते थे। और कई बार तो जो हमारे आर्टिसंस हुआ करते थे उनको तो मतलब जो वो काम कर रहे होते थे ना, उसके अंदर से थोड़ा सा पार्ट देना पड़ता था। जैसे कोई हैंडमेड कारपेट बना रहा है तो उसको फ्री में उसको कहाँ पे देना पड़ता था, राजा को देना पड़ता था एज अ रेंट, ठीक है। रेंट मतलब ऐसा बोलते थे कि ये आपका किराया है, क्योंकि ये हमारा लैंड है और यहाँ पे आप आके क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो, इसलिए आपको हमें रेंट देना पड़ेगा या फिर टैक्स यू कैन से देना पड़ेगा। तो इस सब से क्या होता था कि इस तरीके से हमारे जो राजा जी थे उनके पास टैक्स वगैरह जाया करता था और यू कैन से रेंट जाया करता था, ठीक है। और जो हमारे पीजेंट्स हुआ करते थे, फार्मर्स हो गए, कैटल कीपर्स हो गए, जो मतलब बकरियां वगैरह चराते थे, ठीक है, और आर्टिसंस हो गए जिनको खुद के माल में से निकाल के देना पड़ता था बहुत सारा सामान, ठीक है। समटाइम्स दे वर क्लेम्ड एज रेंट ड्यू टू लॉर्ड हु असर्टेड दैट ही ओन द लैंड। और जो हमारे अब देखो ये जो सारा टैक्स था, जो सारे पैसे थे, वो कौन कलेक्ट करता था। अब कुछ ऐसे लोग थे जिन पे राजा को था भरोसा। अब राजा क्या करता था, राजा सबको उन लोगों को क्या दे देता था, एक अथॉरिटी दे देता था कि देखो आपको ये लैंड में से टैक्स वो करना है, इकट्ठा करना है, और आपको लाकर कहाँ देना है, राजा के दरबार में उसको हाजिर होकर देना है, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए एक टैक्स सा हो जाएगा। ओके, और जो हमारे जो लैंड पे जिस जगह जैसे कोई और एक फार्मर है, ठीक है, वो काम कर रहा है, और वो जो लैंड है वो कहाँ पे है, वो एक हमारे लैंडलॉर्ड की ज़मीन पे वो काम कर रहा है, राइट। तो उसका लैंडलॉर्ड को क्या देना पड़ेगा, जो हमारे फार्मर है उसको लैंडलॉर्ड को क्या देना पड़ेगा, एक टैक्स देना पड़ेगा, जिसको वो लोग क्या कहते थे कि रेंट है ये, ठीक है, कि क्योंकि आप हमारे ज़मीन पे क्या कर रहे हो, वो कर रहे हो, खेती कर रहे हो, ओके, तो इसलिए आपको रेंट देना पड़ेगा, तो वो टैक्स हो गया। अब ये जो रेवेन्यू हुआ करता था ट्रेडर्स से भी रहते थे। ट्रेडर्स क्योंकि देखो ट्रेडर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये लोग एक जगह से सारा सामान इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और दूसरी जगह जाकर उसको बेच देते हैं। अब देखो जहाँ से उन्होंने सामान इकट्ठा करा ना, वहाँ पर तो उनको कुछ नहीं देना पड़ा, लेकिन जहाँ पर जाके ये बेच रहे हैं ना, उसके अंदर से तो थोड़ा सा जो हिस्सा हुआ करता था वो भी टैक्स के तौर पर एज अ ट्रेडर उनको जाके किसको देना पड़ता था, किंग को देना पड़ता था। अब ये जो रिसोर्सेज थे, यही सारे रिसोर्सेज थे जिससे जो हमारे किंग्स थे, कि जो हमारे किंग था, जो भी वहाँ का किंग होगा उस टाइम पे, सारे जो किंग्स थे उनका यही बेसिकली सिस्टम हुआ करता था। और जो किंग था वो क्या करता था उस टाइम पे, उसके फाइनेंसेस इससे चलते थे, मतलब उसका जो सारा खर्चा था वो किससे चलता था, इन सारी चीज़ों से चला करता था। ये सारे जो टैक्स वगैरह आते थे ना, उसी सारी चीज़ों से चला करता था। अब देखो जब कोई एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है तो उसको कई बार रोड्स बनवाने पड़ते होंगे, या फिर कई बार टेम्पल्स बनवाने पड़ते होंगे, उसको कभी खुद का किला बनवाना है तो वो बनवाना पड़ता होगा, सारी जो उसके सिपाही वगैरह होते हैं उनको भी कॉइन्स वगैरह देने ही पड़ते होंगे। तो इस तरह का जो पैसा आता था वो कहाँ से आता था,
जो लोग हमारे रहते थे उस टाइम पे, ठीक है, उस वक्त पे। अब देखो बेसिकली यहाँ पे जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है ना, उसके अंदर भी बिल्कुल ऐसा क्या ऐसा होता है। जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, उसके पास पैसा कहाँ से आता है, हम लोग जो होते हैं जो लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, टैक्स देते हैं, ठीक है। हम लोग जो भी कुछ काम करें तो हर चीज़ पे क्या लगता है, जीएसटी लग जाता है, हर कभी टैक्स लग जाता है ना। तो इसी सारी चीज़ों की इसी तरीके से हमारे जो किंग्स वगैरह हुआ करते थे उन्हीं से ये सिस्टम अडॉप्टेड है, यू कैन से, ठीक है। तो इसी तरीके से दीज रिसोर्सेज वर यूज्ड टू फाइनेंस द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट्स एज वेल एज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स एंड फोर्ट्स। अब देखो इन्हीं रिसोर्सेज से, इन्हीं सारी चीज़ों से हमारे जो किंग था उसका फाइनेंस वगैरह, पैसा वगैरह का काम चलता था, और इन्हीं पैसे से क्या बनता था, कंस्ट्रक्शन होता था टेम्पल्स का, ठीक है। टेम्पल्स बना देते थे ये लोग, मंदिर बना देते थे, और फोर्ट्स बना देते थे, ओके। दे वर ऑल्सो यूज टू फाइट वॉर्स विच वर in turn expected to lead to the acquisition of wealth in the form of plunder and access to land as well as trade routes। अब क्या है, अब ये चीज़ जो पैसा था ये और एक चीज़ में काम आता था, और वो था हमारी वॉर के अंदर, ठीक है, लड़ाइयाँ लड़ने के अंदर काम आता था। अब देखो इन लोगों को वस्त्र डालने पड़ते थे, तलवारें खरीदनी पड़ती थी, ये सारी चीज़ें खरीदने के लिए भी तो पैसे चाहिए होते थे ना किंग को। तो इसीलिए हमारे जो सिपाहियों की इन सारी चीज़ों के लिए जब ये लोग लड़ा करते थे, तो देखो अब जब इसमें इन्वेस्ट करेंगे ये लोग वॉर के अंदर, और ये लोग जीत गए, है ना, इस वॉर के अंदर ये लोग जीत गए। अब क्या होता था इस वॉर के अंदर जीतने के, जैसे एक ये लैंड है, ठीक है, इसके लिए ये लोग क्या करी ना, वॉर करी और ये जीत गए। अब इसके ऊपर जितना भी मनी होगा, जितना भी लैंड होगा, जितने भी ट्रेड रूट्स होंगे, वो किसके अंडर में आ गए, किंग के अंडर में आ गए। अब जब वो सारी चीज़ें किंग के अंडर में आ गई, अब ये इन्वेस्टमेंट जो होगा ना, ये किंग को फ़ायदा पहुंचाएगा। कैसे पहुंचाएगा, जो सारा मनी किसका हो गया, सबसे पहली बात तो जो सारी वेल्थ थी इस लैंड की वो हो गई हमारी किंग की, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे कोई भी ट्रेड करने आएगा तो उसको टैक्स किसको देना पड़ेगा, हमारे किंग को, है ना। तो इस वजह से क्या होता था, किंग की जब ये लोग लड़ाई करते थे वॉर वगैरह में, जब ये लोग इन्वेस्ट करते थे ना पैसा, या फिर जब ये लोग लड़ाइयाँ करवाते थे एक दूसरे की आर्मीज़ की, तो इन लोग जो भी जीतता था उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था किसी और के लैंड को अंडर लेने में, और ये भी हो जाता था कि भाई उसका जो किंगडम होता था वो और बढ़ जाता था, राइट। तो इस तरीके से वॉर जो होती थी, मतलब इन लोगों के लिए एक तरीके से फ़ायदा हो जाती थी कई बार, लेकिन लॉस भी हो जाता था कि कभी हार गए तो, ओके। सो दिस वॉज इट। इस तरीके से जो हमारी वॉर्स थी वो वेल्थ के अंदर कन्वर्ट हो जाती थी, ठीक है। The functionaries for collecting revenue were generally recruited from influential families and positions were often hereditary। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो जो टैक्स जो फंक्शनरीज ऑफ कलेक्टिंग फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यूज़, अब देखो रेवेन्यू जो हुआ करता था, जो सारा पैसा हुआ करता था, उसको कलेक्ट करने के लिए किसको ये लोग जिम्मेदारी दिया करते थे, बेसिकली ये लोग उन लोगों को जिम्मेदारी दिया करते थे जिसको देखो जैसे किंग को है भरोसा कि भाई हाँ ये सही से काम कर देगा, और फिर ये भी है जो फैमिली है ना वो क्या है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। इन्फ्लुएंशियल मतलब जो लोग बाग जिसकी बात भी मानते हैं, ठीक है। तो अब देखो जिसकी लोग बाग बात मानेंगे उसको लोग बाग कई बार ऐसा भी है कि आराम से भरोसे के साथ पैसे भी दे देंगे, राइट। तो इसी तरीके से वो फैमिलीज जो कि लोगों पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसिव थी, मतलब जिसका लोग बाग कहना मानते थे, है ना, तो उनको मिलती थी ये वाली काम के रेवेन्यू कलेक्ट करने का, ठीक है। उनके पास चले जाता था फंक्शन इस चीज़ का, और ये जो पोजीशंस हुआ करती थी वो हेरिडिटरी थी, मतलब एक फैमिली को चूज़ कर लिया, ठीक है। अब उसी फैमिली का जैसे बाप करता था पहले कलेक्ट, फिर उसका जो बेटा होगा वो करेगा, फिर उसका बेटा करेगा, और फिर उसका बेटा करेगा, मतलब हेरिडिटरी के अकॉर्डिंग होगा, हेरिडिटरी के अकॉर्डिंग, और ऐसा नहीं है कि कुछ भी चेंज हो जाएगा, ओके। सो दिस वाज ट्रू अबाउट आर्मी एज वेल। अब देखो यही चीज़ आर्मी के लिए भी बहुत ज़्यादा ट्रू थी, मतलब कि जैसे कोई इंसान है, ठीक है, अब वो आर्मी के अंदर था, अब उसका जो बेटा होगा वो भी आर्मी के अंदर होगा, ठीक है। अब उसके बेटे का बेटा भी आर्मी के अंदर होगा, फिर उसका भी बेटे का बेटा भी आर्मी के अंदर होगा। तो इस तरीके से
हेरिडिटी के थ्रू चलती थी, ठीक है। जो चीज़ जो कर रहा है ना उसको वही चीज़ में रहना पड़ता था, ठीक है। सो कोई भी किसी और एजुकेशन को या फिर किसी और काम को परस्यू नहीं कर सकता था। इन मैनी केसेस क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग हेल्ड दिस पोजीशन। अब देखो इन बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिसके अंदर क्या था कि ये जो सारी पोजीशन थी ना, ये सारे जो किंग के रिलेटिव्स थे, जो किंग के रिश्तेदार हुआ करते थे, उनको ही किंग ये सारी चीज़ें पोजीशंस दे देता था कि भाई तुम आर्मी में चले जाओ, तुम ये संभाल लो, तुम ये संभाल लो। क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा इंसान खुद के अपने जो लोग होते हैं उन पर ट्रस्ट करता है, राइट। तो इसीलिए ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट डज द वॉरफेयर फॉर वेल्थ मीन, ठीक है। वॉरफेयर बेसिकली यू शुड नो कि किस तरीके से ये लोग वॉर के ज़रिए बहुत ज़्यादा कंट्रोल अपना एक जगहों पर ले लेते थे ईजीली। जो तो मतलब वॉर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती थी इनकी वेल्थ को बढ़ाने के लिए भी, ठीक है। सो लेट्स बिगिन रीडिंग। You may have noticed that each of these ruling dynasties was based in a specific region. At the same time, they had to control other areas. One particularly prized area was the city of Kannauj in Ganga Valley. For centuries, rulers belonging to Gujjara, Pratihara, Rashtrakuta and Pala dynasty fought for control over Kannauj. Because there were three parties in the long-drawn conflict, historians often describe it as tripartite struggle. अब देखो क्या है कि हमारी आपने देखा ही होगा कि देखो बहुत सारी मतलब ज़्यादातर जो हमारी जो हर जो डायनेस्टी है वो बेसिकली एक स्पेसिफिक रीजन में बैठी हुई है, मतलब कि उसका एक ही जगह पे रूल है ना। ऐसे ही होता था ना। अब देखो क्या होता था इस लॉन्ग रन के अंदर इन लोगों को क्या करना पड़ता था। इन लोगों को एक डायनेस्टी के अलावा भी और भी डायनेस्टीज़ पे कंट्रोल पाने का रहता था कि जैसे अगर इनका ये इतना एरिया है तो ये लोग क्या चाहेंगे कि दूसरी ये वाला जो एरिया है वो भी इनके हाथ में आ जाए, ये वाला भी इनके हाथ में आ जाए, ये वाला भी ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह का जो एरिया है इनके हाथ में आ जाए, ठीक है। ये लोग बेसिकली ये चाहते थे। तो इसीलिए एक जगह थी कन्नौज, ठीक है। कन्नौज कहाँ पे थी? प्राइज्ड एरिया था कन्नौज मतलब बेसिकली यू कैन से ट्रेड में हाई था, हर चीज़ के अंदर क्या था, कन्नौज हाई था। और गंगा वैली के अंदर था। तो मतलब देख लो कि गंगा वैली मतलब यू शुड नो, यू मस्ट नो कि किस तरीके से इंसान को पानी वगैरह की ज़रूरत होती है। और वैलीज़ के अंदर ना जो हैबिटेट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा ईजीली बन जाती हैं, मतलब लोग बाग इंसान जो है वो आसानी से रह लेते हैं इन सारी जगहों पर, ठीक है। तो कन्नौज ऐसी सिटी थी जिसमें ट्रेड वगैरह सब कुछ ईजी था, ठीक है। तो इसीलिए सेंचुरीज तक मतलब हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक जो रूलर्स हुआ करते थे, जो कि मतलब जो गुजारा प्रतिहारा के जो रूलर्स हुआ करते थे, जो राष्ट्रकूट रूलर्स जो हुआ करते थे, जो पाला डायनेस्टीज़ थी। देखो ये 3 डायनेस्टीज़ थी जो कि इस कन्नौज के लिए लड़ रही थी, ठीक है। कन्नौज के ऊपर ये लोग अपना हुक्म चलाना चाह रही थी, मतलब ये लोग चाह रहे थे कि इनके अंडर आ जाए कन्नौज, ठीक है। ये 3 डायनेस्टीज़ ऐसी थी। तो इसीलिए ये 3 पार्टीज़ थी जो कि इस लड़ाई के अंदर थी, ये लोग वॉर करते रहते थे। तो जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इसको कैसे डिस्क्राइब करा है? इसको डिस्क्राइब करा है त्रिपर्तीत स्ट्रगल, ठीक है। Rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. So when they attacked one another's kingdom, they often chose to target temples, which were sometimes extremely rich. अब देखो क्या है, ये जो रूलर्स थे और इनकी पावर को, इनके मतलब खुद की पावर को दिखाने के लिए, खुद के रिसोर्सेज को दिखाने के लिए कि कौन सा रूलर कितना अमीर है, ये लोग क्या करते थे, बड़े बड़े टेम्पल्स को बिल्ड किया करते थे। तो जब ये लोग लड़ा करते थे एक दूसरे से तो क्या करते थे ये लोग, इनके एक दूसरे के किंगडम से सबसे पहले ये लोग जिनके टेम्पल्स हुआ करते थे
उनको ही टारगेट करते थे। मतलब सबसे पहले किसको टारगेट करते थे? सिर्फ और सिर्फ टेम्पल्स को टारगेट करते थे, क्योंकि ये क्या हुआ करते थे, टेम्पल्स बहुत बड़े हुआ करते थे। ठीक है, सबसे पहले तो इस पर अगर इन लोगों का टेम्पल पे कंट्रोल आ गया तो देखो बेसिकली ये कि आधी जो हमारी किंग की जो वेल्थ है वो किसके पास चली गई? टेम्पल पे। और टेम्पल इतना रिच है, और अगर इन लोगों का टेम्पल पे हो गया है अधिकार, तो क्या होगा? टेम्पल के ज़रिए इनका वेल्थ, ऑलमोस्ट आधी वेल्थ पे क्या है? किंग का अधिकार होगा। क्योंकि ज़्यादातर तो किंग जो होते थे ना, वो ख़जाने भी कई बार अपने टेम्पल्स के अंदर ही छुपा के रखते थे। ओके, सो वन ऑफ द बेस्ट known of such rulers is Sultan Mahmud Ghazni, Afghanistan. He ruled from 1997 to 1030 and extended control over parts of Central Asia, Iran, and northwestern part of the subcontinent. He raised the subcontinent almost every year. His targets were wealthy temples, including that of Somnath, Gujarat. Much of wealth Mahmud carried away was used to create splendid capital city at गज़नी। अब देखो सबसे ज़्यादा इसका जो बेस्ट वो है रूलर जिसने मतलब ये सारी चीज़ें करी कि टेम्पल्स को ही टारगेट करा, वो है सुल्तान महमूद गज़नी। ठीक है, इसने कब से कब तक रूल करा? ऑलमोस्ट 100 ईयर्स का इसका रूल था। ठीक है, और बेसिकली इसका रूल था 1997 से लेकर 1030 ईयर्स, मतलब जो हमारी सेंचुरी थी तब इनका रूल चल रहा था। और इनका जो कंट्रोल था, इन्होंने पूरे सेंट्रल एशिया के ऊपर कंट्रोल कर लिया था ऑलमोस्ट, और जो ईरान था और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था सब कॉन्टिनेंट का हमारी, ठीक है, उसके ऊपर मतलब जो हमारी इंडिया था, इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, सो मतलब यू कैन से नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। सो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर जो एरिया पाकिस्तान का है ना, तो वो हो गया। तो मतलब ये जो रूलर थे ना, ये अफ़गानिस्तान के थे बेसिकली। ओके, सो इन्होंने हर एक साल पे ये लोग क्या करते थे? हर एक साल में ये जो हमारे सुल्तान जो थे महमूद गज़नी, ये क्या करते थे? हर साल इनका जो रूल था वो किस तरीके से लोग टारगेट करते थे? जो टेम्पल्स हुआ करते थे, जो मंदिर हुआ करते थे, उनको ये टारगेट करते थे। और ये मंदिर बहुत ज़्यादा वेल्दी होते थे, इसकी वजह से देखो इनका डायनेस्टी, उनके रूल भी बहुत ज़्यादा लंबा चला था। ओके, इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ, मतलब जो सोमनाथ जो मतलब बहुत बड़ा एक टेम्पल है गुजरात के अंदर, उसको भी इन्होंने कनकर कर लिया था। ठीक है, और बहुत ज़्यादातर जो वेल्थ थी जो महमूद लेके जाते थे उनके साथ, मतलब ज़्यादातर जो पैसा हुआ करता था, ठीक है, जो लेके जाते थे वो स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी है गज़नी। तो मतलब जो गज़नी एरिया था उनका, जहाँ से मतलब वो बिलोंग करते होंगे अफ़गानिस्तान के जो थे, तो वहाँ का जो एरिया था वहाँ उस गज़नी के अंदर ये कैपिटल बना रहे थे उस वक्त। ठीक है, यहाँ से पैसा ले जा क्योंकि सुल्तान महमूद वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग out more about the people he conquered, and entrusted a scholar named al-Biruni to write an account of the subcontinent. The Arabic work known as the Kitab al-Hind remains as an important source for historians. He consulted Sanskrit scholars to prepare this account. तो देखो जो सुल्तान महमूद जो थे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि जिस चीज़ को वो कनकर कर रहे हैं, जिस चीज़ को वो जीत रहे हैं, जिस चीज़ पे वो उनका कंट्रोल ला रहे हैं, वो क्या है, वो उन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा चाहते थे। ठीक है, ही वांटेड टू नो मोर अबाउट द थिंग्स दैट ही वाज कंकरिंग। ठीक है, जिसका इन पे उनके कंट्रोल हो रहा था, जिन चीज़ों पर, उनके बारे में वो बेसिकली जानना चाहते थे। ठीक है, तो ये क्या करते थे, इनका एक स्कॉलर था जिसका नाम था अल-बिरूनी। तो इसने क्या लिखी है, एक पूरी किताब लिखी है हमारी सब कॉन्टिनेंट पे। सब कॉन्टिनेंट देखो हमारे बेसिकली इसलिए बोल रहे हैं लगातार हमारे इंडिया के पार्ट को, क्योंकि उस वक्त पार्टीशन नहीं हुआ था, इंडिया बहुत बड़ा था। ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं बहुत सारे ऐसे
बहुत सारे ऐसे एरियाज़ थे जो कि अब नहीं हैं, ठीक है, पार्टीशन हो गया है उन सारे एरियाज़ का, वो सारे अलग हो गए हैं। तो इसीलिए अल-बिरूनी जो थे उन्होंने एक पूरी बुक लिखी थी हमारे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, इंडिया के ऊपर, जिसका नाम था किताबुल हिंद, ठीक है। हिंद बोलते थे पहले इंडिया को, तो यू शुड नो दैट कि इंडिया को क्या बोलते थे पहले, हिंद बोलते थे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है उन्होंने, किताबुल हिंद, किताब का मतलब होता है बुक, ओके, और हिंद की किताब हो गई मतलब। तो ये क्या है, हिस्टोरियंस के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स बन गया है ये जो किताबुल हिंद है, जिससे इन लोगों को, हिस्टोरियंस को बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं हमारी जो हिस्ट्री के बारे में, ओके। तो ये जो अरबिक वर्ग में लिखा है, मतलब इन्होंने ये जो किताब लिखी है, वो जो बुक लिखी है वो किस में लिखी है, अरबिक के अंदर लिखी है, ठीक है। तो जो हमारे सुल्तान महमूद जो थे, उन्होंने क्या करा है, उन्होंने एक संस्कृत स्कॉलर्स से भी उन्होंने बात करी और उन्होंने उनके अकाउंट में संस्कृत में भी इस चीज़ को लिखवाया, ठीक है। अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वॉरफेयर इंक्लूडेड द छमनास, later known as the Chauhans, who ruled over the region around the Delhi and Ajmer. They attempted to expand their control to the west and the east, where they were opposed by Chalukyas of Gujarat and Ghadwalas of western Uttar Pradesh. The best known Chamana ruler was Prithviraj III, जो कि हैं 1168 से लेकर 1192 तक जो कि जिए, ठीक है, जिन्होंने अफ़गान के रूलर सुल्तान मोहम्मद गौरी को 1191 में हराया था, लेकिन फिर उसके अगले साल ही वो हार गए थे, ओके। सो दिस इज़ इट। तो देखो, अब हम और जो किंग्स थे जो कि वॉरफेयर के अंदर, मतलब इस सारी चीज़ों के अंदर बिलीव करते थे, जिसमें मतलब वो लोग टेरिटरीज़ बनाना चाहते थे आगे की कंट्रीज़ में जाकर, ठीक है, लड़ाइयाँ करते थे और ज़्यादा लैंड को लेने के लिए। तो उनमें थे, देखो, शमनास थे, ठीक है, जिनको बाद में क्या बोलते थे, चौहान्स बोलते थे, और जिन्होंने जो दिल्ली से लेकर अजमेर तक का जो रीजन था उसके ऊपर रूल करा था, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने करा था रूल। और उन्होंने क्या करा था, उन्होंने उनका कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश करी थी वेस्ट से लेकर ईस्ट तक, ठीक है, जिसकी वजह से जिसको इन लोगों को अपोज़ किसने करा था, चालुक्यास जो थे गुजरात के, उन्होंने इनको अपोज़ करा था। और जो घावड़ावालास थे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी इनको अपोज़ करा था, ठीक है। जो बेस्ट नोन छमना रूलर थे वो पृथ्वीराज III थे, ठीक है, जिन्होंने एक बार अफ़गान जो रूलर थे सुल्तान मोहम्मद गौरी, उन्होंने एक बार तो उनको हरा ही दिया था सुल्तान मोहम्मद गौरी को, लेकिन फिर अगले साल वो हार गए थे, ओके। सो नाउ वी विल रीड अबाउट द चोलास इन द नेक्स्ट पार्ट, ओके। सो टिल हेयर वी हैव रेड, और देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। हम लोगों ने पढ़ लिया एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था, कैसे हमारी का किंगडम चलता था, है ना, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। कैसे हमारे किंग्स जो कैटल कीपर्स हुआ करते थे, आर्टिसंस हुआ करते थे, पीजेंट्स हुआ करते थे, इनसे क्या करते थे, इनसे रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, सारा टैक्स लेते थे, और फिर उसको उनके जो कंट्री थी उसके कंस्ट्रक्शन में, टेम्पल्स में, फोर्ट्स में, वॉर के अंदर, सब में क्या करते थे, लगाया करते थे, ओके। सो वी रेड दिस। फिर हमने देखा कि कैसे वॉरफेयर हुआ करता था वेल्थ के लिए, मतलब कितना ज़्यादा लड़ाइयाँ हुआ करती थी सिर्फ और सिर्फ वेल्थ को इकट्ठा करने के लिए, या फिर यू कैन से के कंट्रोल ओवर, किसी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, ओके। सो दिस वाज इट, दिस वाज आवर चैप्टर। इन द नेक्स्ट पार्ट विल बिगिन फ्रॉम द चोलास, ओके। So I hope you all have understood this chapter very well. If you haven't, please go ahead and see this video twice. Till then, goodbye.